हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को रामसर साइट्स के बारे में बताने वाली हूँ। अभी इंडिया में 2 और रामसर साइट्स को ऐड कर दिया गया है, तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों को रामसर साइट्स, इसके अलावा रामसर कन्वेंशन क्या होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, तो आप लोग मेरे वो वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इंडिया में अभी 2 और साइट्स को रामसर साइट्स का दर्जा दे दिया गया है। एक तो गुजरात की खिजड़िया जो वन्यजीव अभयारण्य है, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो वन्यजीव अभयारण्य है, इन दोनों ही साइट्स को रामसर साइट्स का दर्जा दे दिया गया है। तो इस तरीके से अब इंडिया में कुल 49 रामसर साइट्स हो गई हैं। अभी तक 47 रामसर साइट्स थी, लेकिन अब 2 और रामसर साइट्स ऐड कर दी गई हैं। इसीलिए अब 49 रामसर साइट्स इंडिया में हो चुकी हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि ये दर्जा कब दिया गया है, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो इस साल भी यानी कि 2022 में भी 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जा रहा था। तभी 2 और साइट्स को रामसर साइट्स का दर्जा दे दिया गया है। अब अगर हम बात करें कि ये वर्ल्ड वेटलैंड डे कहाँ पर मनाया जा रहा था, तो ये इंडिया में गुड़गांव के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जा रहा था। और इस बार वर्ल्ड वेटलैंड डे की जो थीम है वो रखी गई है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। थीम का मतलब होता है कि इस पूरी ईयर आप किस पर फोकस करने वाले हो, तो उसी को थीम कहते हैं। और इस साल की थीम जो है वो ये रखी गई है। तो इसी टाइम पर इंडिया में 2 और रामसर साइट्स को ऐड कर दिया गया है, यानी कि 2 फरवरी को ऐड किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कोई भी साइट जो है उसको रामसर साइट्स का दर्जा कब दिया जाता है। तो उसको दर्जा तब दिया जाता है अगर वो रामसर कन्वेंशन जो हुआ था 1971 में, उसके जो उद्देश्य हैं उसको अगर कोई भी साइट पूरा करती हो तो उसे रामसर साइट का दर्जा दे दिया जाता है। इसके अलावा वो जो साइट है वो अंतर्राष्ट्रीय और पारिस्थितिक महत्व का भी स्थल होना चाहिए, यानी कि वहाँ पर पारिस्थितिक विविधता देखने को मिलनी चाहिए और वहाँ पर ऐसे बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए जो पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हों। तो उस साइट को रामसर साइट्स का दर्जा दे दिया जाता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो एक वेटलैंड यानी कि एक आर्द्र भूमि या फिर इसे नम भूमि भी कहते हैं, वो होना चाहिए। तो अगर ये तीनों क्वालिटीज़ किसी भी साइट्स में हैं तो उसे रामसर साइट का दर्जा दे दिया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो रामसर कन्वेंशन के उद्देश्यों को पूरा करती है जो भी साइट, उसे रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। तो अब हम लोग रामसर कन्वेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो कन्वेंशन है वो एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, यानी कि इसमें पूरे वर्ल्ड के जितने भी देश हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो कन्वेंशन है वो 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में आयोजित किया गया था। और अगर हम बात करें, ये 1971 में तो आयोजित हुआ था, वहाँ पर उन लोगों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे थे और सबके
जो प्रस्ताव थे उन सब से मिलाकर ये जो रामसर कन्वेंशन है उसमें कुछ उद्देश्य रखे गए थे और उन उद्देश्यों के बाद ये 1975 से प्रभावी हो गया था, यानी कि इसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। इसीलिए हर साल 2 फरवरी को, क्योंकि ये 2 फरवरी को हुआ था, इसीलिए हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि या फिर विश्व नम भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब हम लोग इसके उद्देश्यों के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो कन्वेंशन हुआ था इसमें पहला उद्देश्य रखा गया था कि जितने भी वेटलैंड हैं उनके संरक्षण यानी कि उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जाने चाहिए, यानी कि सभी राष्ट्रों को मिलकर आपस में सहयोग से जितने भी वेटलैंड हैं उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा उद्देश्य रखा गया था कि जो भी वेटलैंड हैं उनके विवेकपूर्ण उपभोग पर विचार करना चाहिए, जैसे कि आर्द्र भूमियों का संचारण और सतत उपयोग। इनका कहने का मतलब था कि जितने भी वेटलैंड हैं उनका सतत उपयोग होना चाहिए, यानी कि अपनी ज़रूरत जितनी है सिर्फ उतना ही उनका उपयोग करना चाहिए, इससे ज़्यादा उनका उपभोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इसका जो तीसरा उद्देश्य रखा गया था वो ये था कि इसके जितने भी राष्ट्रों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि को रामसर स्थल में शामिल करना चाहिए, यानी कि इसमें जितनी भी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था इस कन्वेंशन में उनको अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जितनी भी वेटलैंड हैं उनको रामसर वेटलैंड में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा इसका चौथा उद्देश्य रखा गया था कि आर्द्र भूमि कोई भी जो वेटलैंड है वो अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों से जुड़ा हुआ है तो उसे आर्द्र भूमियों को सम्मिलित तौर पर सहयोग प्रदान करना चाहिए और फिर उसका संरक्षण करना चाहिए। यानी कि इनका कहने का मतलब ये था कि अगर कोई भी ऐसा वेटलैंड है जो 2 या 2 से अधिक कंट्री से जुड़ा हुआ है या फिर हम कह सकते हैं 2 कंट्रीज़ के बॉर्डर पर पड़ता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि इंडिया में गुजरात में जितनी भी जो रामसर साइट्स हैं वो उनमें से बहुत सी ऐसी हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ती हैं। तो इनका कहना था कि अगर ऐसी कोई भी वेटलैंड है तो उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए उन दोनों ही राष्ट्रों को आपस में सहयोग करना चाहिए और उस साइट का संरक्षण करना चाहिए। तो ये कुछ उद्देश्य थे जो इस कन्वेंशन में यानी कि रामसर कन्वेंशन में रखे गए थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक वेटलैंड किसे कहते हैं। तो वेटलैंड या फिर इसे हम लोग आर्द्र भूमि भी कहते हैं या फिर हम इसे नम भूमि भी कहते हैं। तो ये एक ऐसा भूभाग या फिर एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर पारितंत्र का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या फिर किसी भी एक मौसम में, यानी कि या तो वो हमेशा ही या पूरे साल या फिर हम कह सकते हैं कि हर साल के किसी भी एक पर्टिकुलर मौसम में पानी से संतृप्त यानी कि पानी उसमें भरा रहता हो या फिर जिसे इंग्लिश में सैचुरेटेड कहते हैं वो एरिया अगर हो तो उसे आर्द्र भूमि कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे जलीय पौधे भी होने चाहिए, यानी कि अगर जैसा कि मैंने बताया ये पानी से भरा हुआ एरिया होना चाहिए। अब जब पानी से भरा होगा तो वहाँ पर पानी में पाए जाने वाले जो पौधे और जीव जंतु होते हैं वो भी पाए जाएंगे। तो इसमें ये भी कहा गया है कि आर्द्र भूमि ऐसा भी स्थल होता है जो पानी से भरा रहता हो पूरे साल या फिर साल के किसी एक पर्टिकुलर मौसम में, और वहाँ पर जितने भी जलीय पौधे हैं यानी कि पानी में पाए जाने वाले पौधे हैं वो भी बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाने चाहिए, तो उसे ही एक आर्द्र भूमि कहा जाता है। इसके अलावा आर्द्र भूमियाँ जो होती हैं वो जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र होती हैं, यानी कि आर्द्र भूमियों में बहुत अधिक जैविक विविधता पाई जाती है, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु और वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे हैं जो वो पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं वो बहुत तरह तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधों के फलने फूलने के लिए अनुकूल क्षेत्र भी होता है। तो मैंने ये आप लोगों को बता दिया कि एक आर्द्र भूमि किसे कहा जाता है। तो अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो एक आर्द्र भूमि वो एरिया होता है जो पूरे साल या फिर साल के किसी एक पर्टिकुलर मौसम में पानी से भरा रहता हो और
और वहाँ पर पानी में पाए जाने वाले जो पौधे और जीव जंतु हैं वो भी बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हों, तो उसे ही एक आर्द्र भूमि कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इंडिया में अब 49 रामसर साइट्स हैं वो हो चुकी हैं। तो ये आप लोग जो लिस्ट देख रहे हैं इनमें पूरा इंडिया की रामसर साइट्स बताई गई हैं, जिन्हें कब कब ऐड किया था वो भी इसमें दिया है, और कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं वो भी दिया गया है। जैसे कि चिल्का लेक है वो उड़ीसा में है, इसके अलावा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान का है, लोकटक झील है, बुलर झील है, हरिके झील, सामर झील। तो इस तरीके से ये आप लोग देख रहे हैं ये इंडिया में पाई जाने वाली रामसर साइट्स की लिस्ट है, और इसमें ईयर भी दिया गया है कि इन्हें कब जोड़ा गया था। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ यहाँ पर भी हैं। तो अब टोटल 49 रामसर साइट्स हो गई हैं। ये 2 जो हैं वो अभी ऐड की गई हैं, जैसा कि मैंने बताया था, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य और बखिरा वन्यजीव अभयारण्य ये गुजरात का था और ये उत्तर प्रदेश का था। इन्हें 2022 में जोड़ा गया है। तो अब टोटल 49 रामसर साइट्स इंडिया में हो गई हैं। आप इन्हें मैप पर भी देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इंडिया का मैप है और यहाँ पर रामसर साइट्स दिखाई गई हैं। अगर हम इंडिया में रामसर साइट्स के बारे में बात करें तो इन्हें 2011 में इसरो के द्वारा, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे इसरो कहते हैं, उसने उपग्रहों के मानचित्रण के माध्यम से भारत में पाई जाने वाली आर्द्र भूमियों यानी कि वेटलैंड्स का एटलस तैयार किया था। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो दिखाई दे रही हैं ये इंडिया में पाई जाने वाली रामसर साइट्स हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, बुलर झील है, इसके अलावा ये गुजरात में भी है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स हैं वो इंडिया में कहाँ पर पाई जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा गुजरात में पाई जाती हैं। आप लोग इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जो कोस्टल राज्य हैं, यानी कि जो तटीय राज्य हैं, जो पानी से जुड़े हुए राज्य हैं, उनमें सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स पाई जाती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने अभी बताया कि उन रामसर साइट्स वो होती हैं जिनमें ज़्यादातर पानी भरा रहता है, उन्हें ही आर्द्र भूमियाँ कहते हैं। तो पानी उनमें ही भरा रहेगा जो ज़्यादातर पानी से जुड़ी रहती हों, इसीलिए गुजरात जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स पाई जाती हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और चौथे नंबर पर वेस्ट बंगाल। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा रामसर साइट गुजरात में पाई जाती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज मैंने आप लोगों को रामसर साइट्स के बारे में बताया। अभी इंडिया में 2 और रामसर साइट्स ऐड कर दी गई हैं, तो अब टोटल 49 रामसर साइट्स इंडिया में हो गई हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।